बच्चों, एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, जो एक इनडायरेक्ट मेथड था। और फिर इसका पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक अनचार्ज्ड बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए हुए हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि अर्थिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। अर्थिंग में पोटेंशियल अर्थ का हमेशा कितना लेकर के चलना होगा, 0 लेकर के चलना है, तो उसके बारे में इंडिकेट उसको कैसे करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ, जिसमें एक फार्मूला निकल कर के आ गया था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जिसमें K कूलम्ब्स कांस्टेंट। एक और भी बात, मैंने शायद पिछले वीडियो में कहीं पे K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया था, तो आप यह जो है K कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ स्लिप ऑफ टंग, कहीं पे निकल गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यूनिट हम लोग देखे थे K का क्या होता है। फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में 2 बातें और भी देखे थे, और फिर 1 कूलम्ब को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम लोग देखो पिछले क्लास, कभी ऐसा देखे होगे तुम अपने जीवन के लाइफ में, अपने लाइफ में एक मैग्नेट है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेट है, अब इसके चारों तरफ तुम आयरन का नेल्स ला करके रख दो, ठीक है। लोहे का कोई सामान ला करके रख दो छोटा छोटा, तो क्या करता है ये मैग्नेट, अपनी तरफ उन सभी को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा करता है, ठीक है। तो और कुछ मान लेते हैं, एक नेल यहाँ पे रखा हुआ था, इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप सिंपली समझो, जहाँ तक यह मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाया, उस पूरे रीजन को, इस पूरे स्पेस जो भी हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे स्पेस को बोलते हैं फील्ड है। अब चूंकि ये मैग्नेट है यहाँ पे, तो इस फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का फील्ड है ये, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक और भी, इसको कहेंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो गया, इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है। देखो बस बगल में है, यहाँ पे से भी अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे कि इस मैग्नेट के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया, इन्फिनिटी का पॉइंट हो गया, ठीक है। इनफैक्ट आपका जो उंगली है ये इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी आप इसको इनफाइनाइट बना सकते हो। आप इसको अपने आँख के सामने रख लो, ठीक है। अब आँख के सामने रखोगे, जैसे मान लेते हैं ये आँख है आपका, अब इसके सामने इसको हम लोग रख दिए ऐसे उंगली को, तो क्या आप पूरे उंगली को देख पाओगे। यानी अगर कोई अचानक आकर के आपके सामने एक छोटा सा पेन ही रख दिया आँख के सामने, तो आप ये नहीं एज्यूम कर पाओगे कि ऊपर में कितना बड़ा है और नीचे में कितना बड़ा है। तो यानी कह सकते हैं हम लोग क्या, कि आई के लिए आपका उंगली भी इन्फिनिटी का काम कर सकता है। यानी इन्फिनिटी बस एक कॉन्सेप्ट है जो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर ये मैग्नेट था तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसी तरह से बीच में अगर आप चार्ज रख देते हो, तो यह भी तो उसी तरह का काम करेगा। दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, किसी रीजन से यहाँ पे मान लेते हैं एक दूसरा चार्ज रख दिया, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ऐसा चारों तरफ इसका रीजन होगा। तो उस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोल देंगे कि यह भी एक फील्ड है या एक स्पेस है। किसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक का। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक का फील्ड हो गया, ठीक है। यानी इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन हो जाएगा द रीजन, या स्पेस भी बोल सकते हो, अराउंड, किसके अराउंड है, एक चार्ज्ड पार्टिकल, अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल वेयर, जहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपना ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, कि इसको हम खींच लेंगे या दूर भगा देंगे दूसरे चार्ज को। तो वेयर इट शोज इट्स स्ट्रेंथ, इट शोज इट्स, या वेयर चार्ज पार्टिकल लिख दो, चार्ज शोज इट्स स्ट्रेंथ। उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड
द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अब देखो मैथमेटिकली इसको किसी दूसरे तरह से हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, देखना मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज, यानी यह फाइंड आउट कर सकते हो कि आखिर इसका इंटेंसिटी, जैसे मान लेते हैं इस पर फोर्स लगा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका इंटेंसिटी होगा ना, कि हाँ इतना फोर्स लगा रहा है, तो उस इंटेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज, पहले हम लोग एक फिगर वे में समझ लेते हैं फिर उसका डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है +Q, ठीक है, और तो इसका कुछ ना कुछ एक फील्ड होगा अपना, ये इसका मान लेते हैं कि फील्ड हो गया। ठीक है, कंसीडर कर लो इस तरह से। अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ मान लेते हैं Q0 या स्मॉल q, एनीथिंग यू कैन कंसीडर। तो अब यह प्लस इस माइनस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, सेंट्रल फोर्स, यानी इस तरह से ये इधर चला जाएगा। तब तो यह जो फोर्स लगा रहा है वह जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो या मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E से रिप्रेजेंट करते हैं तो E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट। देखो इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए इसके पास में रखे थे, इसके नज़दीक में या इसके फील्ड में, इस +Q के फील्ड में हम लोगों ने एक चार्ज को रखा यह टेस्ट करने के लिए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इस चार्ज का नाम ही क्या दे दिए, टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज यानी जो सोर्स था पूरे फील्ड का, सोर्स पूरे फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा बस। और E से क्या निकल गया यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला। ठीक है, या कह सकते हो उसका स्ट्रेंथ निकला कि कितना स्ट्रेंथ है, तो E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो कि कितना होगा, तो जितना फोर्स लगा रहा है अपॉन Q0। क्लियर है बिल्कुल, तो ये हो गया यहाँ पे। नाउ इसका SI यूनिट भी आप निकाल सकते हो अब यहाँ से, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, E बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम्ब, यानी क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम्ब हो गया। क्लियर है, CGS यूनिट भी निकाल लो भाई, तो CGS यूनिट न्यूटन का क्या होता है, डायन, और कूलम्ब का हम लोग ने क्या पढ़ा, स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन भी पढ़े थे, तो डायन पर फ्रैंकलिन। क्लियर है, अब एक और भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, क्या, आपने फोर्स के बारे में देखो, तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन R है तो फोर्स इस दोनों के बीच में कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से अगर निकालोगे, देख लो क्या है, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज है Q0, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब लॉ क्या पढ़े थे कि फोर्स बराबर कितना होता है, Q0/R², इतना ही पढ़े थे ना। और यहाँ पे E बराबर हम लोगों को क्या मिल गया है, E बराबर मिला है फोर्स अपॉन Q0। फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे रख दो, तो है फोर्स का वैल्यू Q0/R², और नीचे में Q0 है तो Q0 लिख दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ कितना फार्मूला बच गया E के लिए अब, तो KQ/R², तो यह भी एक फार्मूला निकल के आ गया। इसमें देखो क्या टेस्ट चार्ज का है, टेस्ट चार्ज का टर्म खत्म हो गया, टेस्ट चार्ज जो Q0 था वो तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। एक बार फिर से मैं पूरे टॉपिक को बहुत जल्द में कर दे रहा हूँ। क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक रीजन या स्पेस, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो भी फील्ड बना है, ठीक है, जहाँ तक ये अपना ताकत को शो कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उस पूरे फील्ड को या स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का फील्ड।
ठीक है। मैथमेटिकली इसको क्या डिफाइन किया, तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू ले लिए और यहाँ इसके फील्ड में अभी इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, जैसा अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। तो क्या होगा, इसके नज़दीक में जैसे ही कोई, इसके फील्ड में जैसे ही कोई हम चार्ज को रखेंगे टेस्ट करने के लिए कि क्या इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पर फोर्स लगा रहा है यानी रिपेल कर रहा है। तो चूँकि इसको टेस्ट करने के लिए रखे थे इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। और ये इसका नाम क्या हो गया, ये सोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सोर्स चार्ज। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट किए हम लोग, तो फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको यहाँ पे लिख सकते हो, डेफिनेशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप 10th के बाद देखते हो कि बहुत सारा एग्ज़ाम देने जाते हो, फिटजी का देने जा रहे हो, तो वो सब में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने जाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछता है। बस यही कारण है कि मैं आपको ये पूरा अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत प्रश्न आए तो आप इजीली वे में उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कैसा यूनिट है, ऐसा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई बराबर क्या पढ़ लिए, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और नीचे में चार्ज स्केलर होता है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, वेक्टर, यानी यह एक कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है इतना, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग, या नेक्स्ट टॉपिक में जो इसमें आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और भी बातें देख लेते हैं। पहले तो यह मान लो कि आपको यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यानी यह है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो एक लाइन ऊपर में ऐसे ही पहले लिख देते हैं कि दे आर कैसा है, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब फील्ड कहाँ तक है, कैसा है, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका चाहिए था। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज है और ये बोल दिए कि यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उसके लिए क्या बोला गया कि आप कुछ लाइंस ड्रा कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से कुछ लाइंस ड्रा कर दीजिए। तो क्या होगा, यह लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने किसका कॉन्सेप्ट लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। या ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। क्लियर है। अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे और नोट पॉइंट में देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर लेते हैं, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो दूसरा अगर खुद से अब कर सकते हो, नेगेटिव रहेगा तो उसमें कहाँ चला आएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यानी यूँ कह सकते हो इसको ऐसे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव से इमर्ज करता है, इमर्ज आउट, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, करके एंड कर जाता है, यानी टर्मिनेट कर जाता है। इस तरह से आप अभी के लिए याद रखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो उसमें और भी आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब इसका प्रॉपर्टीज़ भी यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही हम लोग लिख सकते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से करता है, पॉजिटिव चार्ज से, यानी दे originate from positive charge and terminate at
निगेटिव चार्ज, यानी प्लस से बाहर निकलता है, माइनस में जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे मान लेते हैं कि यह प्लस था, ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाकर के ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या ये पूरा क्लोज बना, नहीं बना। ठीक है, पूरा क्लोज्ड नहीं बना। अगर क्या कब क्लोज बनता, जब यहाँ से भी निकल जाता, तो निगेटिव में हम लोग जानते हैं कि ख़त्म होता है, टर्मिनेट कर जाता है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं बना। तो हम लोग एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि दे नेवर फॉर्म क्या, क्लोज्ड लूप्स, यानी ये क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं बनाता है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट में देखो, अभी हम लोग पढ़े क्या किया है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू उसका तो हम लोग निकाल लिए हैं, फोर्स अपॉन क्यू नॉट से, या ई बराबर एक और फार्मूला आया क्या कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन उसका कैसे निकालेंगे। तो देखो यह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, ठीक है, तो जिस भी पॉइंट का आपको, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमको, मेरे को डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कर्व पे आप लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हो, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो ऐसे। अब इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो यह इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड का हो गया। क्लियर है। यानी कह सकते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में कि अगर किसी भी पॉइंट पे, यानी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या देता है ये, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, तो वह टेंजेंट उस पॉइंट का डायरेक्शन बता देता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका सिंपल सा कारण आप ऊपर में उससे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे देखो, तो मान लेते हैं कि ऐसे ये इंटरसेक्ट कर गया थोड़ी देर के लिए, तो अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इस पॉइंट का हम डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, अगर इस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उसी पॉइंट का डायरेक्शन निकालो, तो इस लाइन के लिए इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस लाइन के लिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और दूसरा वाला लाइन के लिए इसी पॉइंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब सोच करके देखो, एक पॉइंट है वह इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आप एक आदमी हो, अपने घर में भी हो और बाहर में भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, चूँकि एक पॉइंट का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है एक ही बार में, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यानी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज, क्योंकि द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, हैव टू डायरेक्शंस। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंटरसेक्ट हैव टू डायरेक्शंस विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है। अब सिंपली बोलोगे यही कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो वह उस पॉइंट का डायरेक्शन बताता है। और अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट किया, देन ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का दोनों लाइन के लिए डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। यानी एक ही पॉइंट इधर भी जा रहा है और एक ही पॉइंट इधर भी जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ लेते हैं आज ही, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो तरह का मेनली होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन
यूनिफॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। देखो यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म, देखने से ही नाम लग रहा है कि अगर यूनिफॉर्म वे में हो, यानी उस वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो हो वो दोनों सेम हो, तो वैसे को हम लोग देखो तो हर जगह इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, और हर जगह इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी देखोगे तो क्या है, सेम है। तो वैसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, यानी क्या लिख सकते हैं कि विच हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच हैज क्या होना चाहिए, सेम स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ क्या हो, सेम हो। कहीं पे भी निकालो तो स्ट्रेंथ हर जगह क्या आ रहा है, सेम, एंड विच है सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मान लेते हैं इस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो देखो तो किसी का डायरेक्शन उधर है, इधर है, इधर है, हर तरह से डायरेक्शन है, और स्ट्रेंथ भी सेम नहीं है। देख लो कितना वाइड गैपिंग है, इसमें गैपिंग हर जगह सेम है, यानी कह सकते हैं कि सेम स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड विच डू नॉट हैव सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, या दोनों में से कोई एक भी डिफर रहा, मान लेते हैं स्ट्रेंथ सेम रहा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे। क्लियर है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें एक और भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में देखो तो इधर डेंसर है, इधर ज़्यादा घना है, लेकिन इधर घनत्व डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो सिंपली याद रखना, जहाँ पे डेंसर है इसका मतलब यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है। यानी जो डेंसर पार्ट होता है, जहाँ पे डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ भी क्या है, स्ट्रेंथ इज मोर। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे कम है वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इधर में रेयर है, इस साइड में रेयर है, या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। क्लियर है इतना। तो यह आज के लिए टॉपिक हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे का टॉपिक, जिसमें हम लोग और भी कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, या थोड़ा सा और मैं आज ही की क्लास में कर ही देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से, नोट का सेकंड पॉइंट देख लो, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से शो किया गया है। ठीक है, अब देखो तो इधर से जा रहा है उधर की ओर, इसका मतलब कि इस साइड में कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से, इसका मतलब इस साइड में कहीं कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और उधर जा रहा है, इसका मतलब इस साइड में कहीं कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपसे इसमें यह बोल दिया कि एक चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पे रख दो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखोगे तो क्या होगा। तो एक केस में देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तब क्या होगा, और बी केस में देख लेंगे कि निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर प्लस चार्ज को रखोगे तो देखो तो सिंपली ये किधर जाएगा, प्लस वाला, क्या प्लस की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा। ये प्लस वाला किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, क्योंकि अनलाइक जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। यानी यह अगर चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पे यह जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यह चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है ट्रैक्शन का इन दोनों के बीच में। ठीक है, और वह फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। अभी अभी हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े थे क्लास का।
यानी क्या लिख सकते हैं कि व्हेन पॉजिटिव, देखो ये रटना नहीं है, समझना है कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल मूव, ये मूव करेगा किधर, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या उधर ही गया, तो देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। यही अगर एक आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखते हो तो इस तरह से फिर से डायरेक्शन है, इसका मतलब कि पॉजिटिव इधर होगा और जिधर जा रहा है उधर कौन सा होगा, किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। अब इसमें अगर आप नेगेटिव चार्ज को रख देते हो माइनस क्यू को, तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, यानी जस्ट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है क्या, तो बिल्कुल, यानी व्हेन निगेटिव चार्ज को हम लोग रखते हैं, व्हेन निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यह दो कॉन्सेप्ट हमने आपको और भी यहाँ पे बता दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही जाएगा, नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। और क्या पढ़े कि जहाँ पे डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ पे डेंसर नहीं है वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कम होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जिसका सेम स्ट्रेंथ और सेम डायरेक्शन है उसमें हम लोग उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसके बारे में पढ़े, और फिर सबसे पहले क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये आज के लिए इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ, आप आराम से इसको अच्छे से देख करके नोट्स बना लो। मैं अगले क्लास में फिर मिलूँगा। अब आपका टॉपिक जो रियली में स्टार्ट होगा वो है करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।